यहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट किया। सेव किया मैंने इसे। सेव करने के लिए आपको अपने उस फोल्डर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको फॉर्म बनाना है या फॉर्म क्रिएट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग, फॉर्म बनाने के लिए HTML में फॉर्म टैग का यूज किया जाता है। अब इस फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ डेटा इनपुट करते हैं रन टाइम पे, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। तो जो डेटा इनपुट करने के लिए आपका बॉक्स बनाया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। उस इनपुट बॉक्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है इनपुट टैग। इनपुट टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अब ये जो इनपुट टैग होता है ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि जो हम लोग डेटा इनपुट करते हैं वो अलग अलग टाइप के इनपुट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अलग अलग डेटा इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के टाइप बनाए गए हैं। सपोज इट कि आपको यूजर का नेम लेना है, या लास्ट नेम लेना है, या मिडिल नेम लेना है, या फादर का नेम लेना है, या मदर नेम लेना है, तो उस केस में आपको टाइप यूज करना पड़ता है टेक्स्ट। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमें टेक्स्ट टाइप की वैल्यू इनपुट करानी हो वहाँ पे हम लोग लेते हैं टाइप की वैल्यू टेक्स्ट। अब इसको मैंने सेव किया और रन कराया तो आप देखेंगे आपको एक इनपुट बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको एक इनपुट बॉक्स मिल गया, आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट का जनरली यूज किया था जहाँ पे कैरेक्टर को स्टोर कराना हो, जहाँ पे नेम टाइप के डेटा को इनपुट करना हो या स्टोर कराना हो, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और आपका डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें यूजर का ईमेल आईडी लेना हो तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, उस केस में भी हम यूज करते हैं इनपुट टैग, बट यहाँ पे जो टाइप की वैल्यू होती है वो होती है ईमेल। ठीक, सेव किया मैंने, इसको रन कराया, यहाँ पे आप देखेंगे आपका ईमेल इनपुट बॉक्स आ गया। तो यहाँ आप ईमेल इनपुट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में यदि आपको पासवर्ड इनपुट करना, मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ लाइन को, क्योंकि दोनों इनपुट बॉक्स जो आपके आ रहे थे वो सेम लाइन में आ रहे थे यहाँ पे, तो मैंने इसीलिए BR लगा दिया कि वो लाइन को ब्रेक कर जाएंगे। फिर इसी सीक्वेंस में अगर आपको पासवर्ड लेना हो यूजर का, आप ऐसा कोई फॉर्म बना रहे हैं जिसमें आपको पासवर्ड भी इनपुट कराना है, तो यहाँ पे भी इनपुट टैग होगा, बट टाइप की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी पासवर्ड। आप देखेंगे आपका एक इनपुट बॉक्स बन जाएगा और उसमें आप पासवर्ड को इनपुट कर पाएंगे। रही बात पासवर्ड को इनपुट करने की, तो हम चाहें तो पासवर्ड यहाँ भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 पासवर्ड। फिर ये पासवर्ड टाइप क्यों अलग से बनाया गया, तो इसका बनाने का रीज़न है कि जब आप इस इनपुट बॉक्स में कोई भी डेटा को इनपुट करेंगे तो वो डॉट के फॉर्मेट में होगा। मीन्स यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आपके पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है या आपके पासवर्ड को देख नहीं सकता है। इसके लिए यहाँ पे टाइप की वैल्यू बनाई गई है पासवर्ड। ठीक है। देन नेक्स्ट सीक्वेंस में अगर आपको यूजर का डेट ऑफ बर्थ लेना हो, डेट ऑफ बर्थ, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में भी आपका जो टैग है वो आपका इनपुट टैग है, बट जो टाइप की वैल्यू है वो है डेट। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक कैलेंडर मिल जाएगा यहाँ पे, और जब आप इस कैलेंडर को क्लिक करेंगे तो आपको डेट सबसे पहले मिलेगा। फिर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मंथ के ऑप्शन मिलेंगे, और इस मंथ में के बगल में जब सर यहाँ पे, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी आवाज़ सो नहीं, आवाज़ नहीं जा रही है। नो सर। वेट वेट 1 मिनट।
तो यहाँ पे हमने यूज किया है डेट। अब आवाज जा रही है? यस सर। ठीक है, डन। तो यहाँ पे मैंने टाइप की वैल्यू को यूज किया है डेट। इस डेट से हमें क्या रिजल्ट मिला है कि हमारे पास एक बॉक्स बन के आया है, जिस बॉक्स में हमें मिला है कैलेंडर। इस कैलेंडर पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले डेट मिल रहा है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो हमें फिर मंथ मिल रहा है, और इसी मंथ में जस्ट बगल में एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप जब इसको ऊपर माउस को ले जा रहे हैं तो आपको ईयर के ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर डेट ऑफ बर्थ किसी का लेना हो, कोई डेट चूज कराना हो, तो आप यूज कर सकते हैं इनपुट टैग, और इनपुट टैग के टाइप की वैल्यू को आप दे सकते हैं डेट। देन फिर आपके पास ऑप्शन ऐसा आता है कि आपके फॉर्म में मल्टीपल ऑप्शन बने हो, और उन मल्टीपल ऑप्शन में से आपका यूजर सिंगल किसी ऑप्शन को चूज कर पाए। ठीक है। ऐसा कंडीशन दिया गया है कि हम 3 से 4 5 10 ऑप्शन दें, और उन 3 4 5 10 ऑप्शन में से यूजर किसी एक ऑप्शन को चूज कर पाए। तो उस केस में हम किस टैग का और किस टाइप का यूज करते हैं? जैसे आपने देखा होगा जेंडर, मेल फीमेल। मेल फीमेल के केस में क्या होता है कि यूजर कोई ना कोई एक जेंडर चूज करता है। तो जहाँ पे इस तरीके की कंडीशन बनती है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो, और उन मल्टीपल ऑप्शन में से हम किसी एक सिंगल को सेलेक्ट कर पाए, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? वहाँ पे हम भी इनपुट टैग यूज करते हैं, बट टाइप की वैल्यू यूज करते हैं रेडियो। ठीक है, रेडियो यूज करते हैं। इसको बोलते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन का जनरली यूज किया जाता है मल्टीपल ऑप्शन में से सिंगल ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आपका ये बनता है जेंडर। जब आप इसको देखेंगे, रन कराएंगे, तो रिजल्ट में आपको मिलेगा ये। यहाँ पे जब आप टिक करेंगे, तो अभी मैंने मेल को टिक किया, फिर जब मैंने फीमेल को टिक किया, तो अभी ये दोनों करंटली टिक हो रहे हैं, जबकि होना चाहिए एट द टाइम एक, दोनों में से कोई भी एक। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, जिस एट्रीब्यूट का नेम है नेम एट्रीब्यूट। और इस नेम एट्रीब्यूट में आपको एक वैल्यू देना पड़ता है, कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया XYZ, और इसी सेम नेम को और सेम वैल्यू को आपको सेकेंड रेडियो में भी यूज करना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे इसको बोला जाता है नेम सेम करना। यदि आप दोनों इनपुट बॉक्स के नेम को सेम कर देते हैं, तो अब आप देख पाएंगे कि आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सिंगल होगा। मैंने मेल टिक किया तो मेल टिक हुआ, फीमेल जब मैंने टिक किया तो वो अनटिक हो गया। ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हो, और उनमें से हम एक किसी सिंगल को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इनपुट टैग, और टाइप की वैल्यू हम यूज करते हैं रेडियो। फिर ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हो, और हम चूज भी नंबर ऑफ करना चाहें। मीन्स हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन हो, और उनमें से हम चूज भी मल्टीपल करना चाहते हो, ऐसी कंडीशन हो। जैसे आपने देखा होगा हॉबी, किसी किसी की हॉबी 2 होती है, 4 होती है, 5 होती है, कई सारी होती हैं। तो हॉबी के केस में आप क्या कर सकते हैं? तो हॉबी के केस में भी आप इनपुट टैग यूज करेंगे, बट जो टाइप की वैल्यू होगी वो होगी आपकी चेक बॉक्स। ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे इनपुट टैग और टाइप की वैल्यू को हम यूज करेंगे चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स का यूज किया जाता है मल्टी ऑप्शन में से मल्टी सिलेक्शन के पर्पज से। ठीक है। सर। जी बताएं। सर, हाँ बताएं, बोलें। वॉइस नहीं आ रही। नहीं, मेरी आपको शायद हो सकता है आपके एंड पे नहीं जा रही हो। अच्छा, बाकी लोगों को आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। तो आपको अगर यस आवाज सर। नहीं मिल रही तो एक बार आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए, देखिए क्या इशू है। करके सर जी। हाँ, एक बार और ट्राई कर लीजिए आप। इंटरनेट इशू हो सकता है इस केस में। यस सर। हम्म। यस सर। तो मैंने यहाँ पे यूज किया हॉबी के लिए इनपुट टैग, और टाइप की वैल्यू को मैंने यूज किया चेक बॉक्स। तो अब इस केस में हम क्या देख पाएंगे कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा
वो चेक बॉक्स मिलेगा और उन चेक बॉक्स में से हम मल्टीपल सिलेक्शन कर पाएंगे। जैसे मैंने 2 कर लिया, मैंने सभी कर दिया, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन होता है। आप मल्टीपल ऑप्शन कर सकते हैं या आप सिंगल ऑप्शन भी कर सकते हैं या सभी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये यूज होता है आपका मल्टी ऑप्शन में से मल्टी सिलेक्शन के पर्पज से, जहाँ भी आपको। फिर अगर आपको आपके फॉर्म में टाइम लेना हो, आप चाहते हैं कि यूजर आपका टाइम भी इनपुट करे, तो उसके लिए भी यूज होता है आपका इनपुट टैग, बट जो टाइप की वैल्यू होती है वो होती है टाइम। इससे आप किसी भी फॉर्म में टाइम को इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टाइम आ रहा है 12:01, ठीक है। यहाँ पे एक आपको घड़ी का सिंबल आ जाएगा और वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक टाइम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस में अगर आपको मंथ स्टोर करना हो, महीनों के, तो उस केस में यहाँ पे होती है वैल्यू मंथ। सेव करके रन कराएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा मंथ का यहाँ पे, ठीक है। ये जून 2021। तो यदि आपको अपने फॉर्म में टाइम को स्टोर कराना हो, टाइम को इनपुट कराना हो, तो टैग जो होगा आपका इनपुट टैग होगा, बट जो टाइप होगा वो टाइम होगा। और इसी सीक्वेंस में अगर आपको मंथ स्टोर कराना है तो वहाँ भी जो आपका टैग होगा वो इनपुट टैग होगा, बट जो टाइप की वैल्यू होगी वो होगी आपकी मंथ। देन अगर आपको वीक के डेज, सप्ताह के दिन भी स्टोर करने हैं, तो उसके लिए भी इनपुट टैग का टाइप बना हुआ है वीक, जिससे आप वीक के डेज इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर आप चाहते हो कि ऐसा कोई इनपुट बॉक्स बनाएं जिसमें डेट और टाइम दोनों एक साथ हो। अभी तो हम लोगों ने जो डेट लिया है, DOB और डेट, ये अलग था, टाइम जो था वो आपका अलग था, बट इन दोनों को हम एक इनपुट बॉक्स में लेना चाहते हो, उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बना हुआ है डेट और टाइम अलग अलग के लिए। यहाँ पे हम यूज करेंगे इनपुट टैग, बट जो टाइप की वैल्यू होगी वो होगी आपकी डेट टाइम माइनस लोकल, ठीक है। ये होगा आपका इनपुट टाइप डेट टाइम माइनस लोकल। मैंने इसको सेव किया और यहाँ से मैंने रन कराया, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा डेट टाइम माइनस लोकल। यहाँ पे आप यहाँ से डेट चूज कर सकते हैं इस सेक्शन से, और इस सेक्शन से आप जो है कि टाइम चूज कर सकते हैं, और यहाँ से मैंने डेट चूज कर लिया, ठीक है। तो डेट और टाइम आप 2 इनपुट बॉक्स के अंदर इजीली रख सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है यदि आप अपने फॉर्म में एड्रेस लेना चाहते हो या आप अपने फॉर्म में मैसेज लेना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, या उस केस में हम किस टैग का यूज करेंगे। तो अगर बात आती है एड्रेस की, तो एड्रेस को जनरली हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं फॉर्म में आपका बना होता है। जैसे मैंने विलेज लिख दिया, फिर मैंने पोस्ट लिखा, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लिखा, तो इस तरीके से आप एड्रेस को इनपुट कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो आपका एड्रेस होता है वो मल्टी लाइन का होता है। मल्टी लाइन मीन्स कि सिंगल लाइन में आपका विलेज होता है, नेक्स्ट लाइन में आपका पोस्ट होता है, उसके नेक्स्ट लाइन में आपका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ऐसे करके होता है। बट अगर आप इनपुट बॉक्स को यूज करते हैं तो आप इसके थ्रू क्या कर पाएंगे, आप केवल और केवल सिंगल लाइन के डेटा को इनपुट कर पाएंगे। या आप ये कह सकते हैं जो आपका इनपुट टाइप होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, वो केवल और केवल सिंगल लाइन के डेटा को ही इनपुट करता है, स्टोर करता है। बट हमें अगर ज़रूरत पड़ती है मल्टी लाइन की, कि हम मल्टी लाइन के डेटा को दिखाना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं या उस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए HTML में एक नया टैग बनाया गया है, और ये नया टैग आपका बेसिकली यूज किया जाता है एड्रेस एंड मैसेज के लिए, जिस टैग का नेम है टेक्स्ट एरिया टैग, टेक्स्ट एरिया टैग, ठीक है। अब अगर इसको रन कराते हैं
आप क्या देख पाएंगे कि आपके पास एक टेक्स्ट एरिया बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर आप डेटा को इनपुट कर पाएंगे। और जो आप डेटा इनपुट करेंगे तो आप लाइन को एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लाइन एंटर भी हो रहा है। तो जहाँ पे मल्टी लाइन के टेक्स्ट को लिखना हो या इनपुट कराना हो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग का। और जहाँ पे हमें सिंगल लाइन के टेक्स्ट को इनपुट कराना है वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इनपुट टैग का। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस केवल इतना है कि आप दोनों में एक जैसा काम नहीं कर सकते। इनपुट में सिंगल लाइन का काम कर सकते हैं और टेक्स्ट एरिया में मल्टी लाइन का काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे यदि आपको सर्च बॉक्स बनाना हो के लिए भी आपका इनपुट टैग बना हुआ है जिसके टाइप की वैल्यू होती है सर्च। तो इसका जनरली यूज किया जाता है सर्चिंग के पर्पज से। आप अपने वेबसाइट में आप किसी फॉर्म के थ्रू किसी डेटा को सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टाइप की वैल्यू यूज करेंगे सर्च। फिर आप मोबाइल नंबर स्टोर करना चाहते हो, किसी यूजर का मोबाइल नंबर लेना चाहते हो तो वहाँ पे होता है आपका इनपुट टैग, बट जो टाइप की वैल्यू होती है वो होती है नंबर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप इस इनपुट बॉक्स में केवल और केवल नंबर को स्टोर कर पाएंगे, केवल और केवल नंबर को। आप कैरेक्टर टाइप करेंगे, कैरेक्टर टाइप ही नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्म में हर एक फील्ड के लिए अलग अलग इनपुट के टाइप बनाए गए हैं। आपको अपने फॉर्म में जो रखना होगा या जितना आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं उतना ही आप इनपुट बॉक्स बनाएंगे, उतना ही आप इनपुट बॉक्सेस यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनपुट में अलग अलग टाइप बने हैं अलग अलग पर्पज के लिए। या आप पासवर्ड लेना है तो आप पासवर्ड यूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ या डेट लेना है तो डेट यूज करेंगे। मल्टी ऑप्शन में से सिंगल सिलेक्शन चाहिए तो आप रेडियो यूज करेंगे। मल्टी ऑप्शन में से मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए तो आप चेक बॉक्स यूज करेंगे। अगर आपको टाइम इनपुट कराना है तो आप टाइम का यूज करेंगे। मंथ इनपुट कराना है तो आप मंथ यूज करेंगे। वीक के डेज आपको इनपुट कराने हैं तो वीक करेंगे। डेट और टाइम दोनों एक साथ करना हो तो डेट टाइम माइनस लोकल यूज करेंगे। आपको यदि मल्टी लाइन के टेक्स्ट को इनपुट कराना है तो आप टेक्स्ट एरिया टैग यूज करेंगे। आप किसी वेबसाइट में डेटा को सर्च करना चाहते हैं तो आप टाइप की वैल्यू सर्च यूज करेंगे। और आपको जहाँ पे नंबर स्टोर कराना हो जैसे मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ठीक है, आधार कार्ड नंबर, तो वहाँ पे टाइप की वैल्यू आप नंबर ले सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि स्टेट और सिटी के लिए एक अलग ड्रॉप डाउन बॉक्स बना होता है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो सिटी के नेम दिख जाते हैं, स्टेट के नेम दिख जाते हैं, कोर्स के नेम दिख जाते हैं। तो उस टाइप के डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे किस टैग का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे हम सोच लेते हैं कि हमें सिटी स्टोर कराना है या सिटीज को दिखाना है तो इसके लिए यूज किया जाता है आपका सेलेक्ट टैग। क्या यूज किया जाता है? सेलेक्ट टैग। और इस सेलेक्ट के अंदर यूज किया जाता है ऑप्शन टैग। ठीक है, ऑप्शन टैग। और इस ऑप्शन के अंदर पास किए जाते हैं उन सिटी के ऑप्शन जिनको आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो मैंने पास कर दिया यहाँ पे दिस, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया नेक्स्ट सिटी का नेम। ठीक है, तो ऐसा ही आप भी ऑप्शन के अंदर नंबर आप सिटी के नेम देना चाहते हैं। अगर बात करते हैं इस सेलेक्ट टैग का तो इस सेलेक्ट टैग का भी वर्क होता है मल्टी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना। जो काम आप रेडियो से कर रहे थे वही काम यहाँ पे इससे भी हो जाता है। बट रेडियो और इसके में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना सा है इनके रिजल्ट में। देखिए रिजल्ट में कैसे है, सपोज दैट कि आपके पास 500 ऑप्शन है, 500 ऑप्शन हैं और उन ऑप्शन में से आपको सिंगल ऑप्शन चूज कराना है। और यदि आप रेडियो का यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो 500 टाइम यूज करना पड़ेगा और उनके अंदर आपको 500 रिजल्ट लिखने पड़ेंगे या ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे। जब आप आउटपुट की बात करेंगे इनपुट टाइप रेडियो 500 का तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 500 ही रिजल्ट आपको विजिबल भी होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि आपने उतना कॉम्प्लेक्स उतना बड़ा कोड तो लिखा ही लिखा, रिजल्ट में भी आपको उतना ही आउटपुट मिल रहा है। 500 यहाँ पे आपको 500 रेडियो बटन आपको यहाँ पे दिखेंगे। बट अगर बात करते हैं यही सेम वर्क हम लोग इस सेलेक्ट टैग से तो हमें क्या होगा
यहाँ पे भी हमें 500 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कम नहीं लिखना पड़ेगा। बट हम जब बात करते हैं आउटपुट की, बात करते हैं रिजल्ट की, तो हमें केवल और केवल एक सिंगल लाइन मिलेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको केवल और केवल एक सिंगल बॉक्स मिल रहा है। चाहे आप 500 डेटा लिखिए, 700 लिखिए, या आप केवल 5 लिखिए, वो आपके ऊपर है। बट रिजल्ट में आपको एक सिंगल बॉक्स मिलेगा। तो ये बेनिफिट है आपके सेलेक्ट टाइप का। ये डिफर है थोड़ा सा आपके रेडियो टाइप से। इसके लिए लोग जो है कि जनरली यूज करते हैं ड्रॉप डाउन का। इसके लिए आपने यूज किया है सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग, जिसका यूज करके आप मल्टी ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन करा सकते हैं या सिंगल डेटा आपका सेलेक्ट हो सकता है। तो आपके पास इस काम को करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इनपुट टाइप रेडियो का यूज कर लीजिए, या आप सेलेक्ट और ऑप्शन टैग का यूज कर लीजिए। मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया कि अगर आप रेडियो का यूज करेंगे तो आपको लिखना भी उतना पड़ेगा जितने ऑप्शन है, और आपको आउटपुट में भी उतना ही दिखेगा। बट अगर बात करते हैं हम लोग सेलेक्ट टैग की, तो हम लोग को लिखना तो ज़्यादा पड़ेगा, बट हमें रिजल्ट में एक सिंगल लाइन में रिजल्ट मिलेगा। और जब हम क्लिक करेंगे तब जा करके वो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वो ऑप्शन आपके खुलेंगे, और उनमें से आप सिंगल को सिलेक्ट कर पाएंगे। इसी सीक्वेंस में यदि हमें फॉर्म के डेटा को सबमिट करना हो, फॉर्म के डेटा को हमें सर्वर पे स्टोर कराना हो, तो उसके लिए आपका यूज किया जाता है इनपुट टैग, और टाइप की जो वैल्यू होती है वो होती है सबमिट। कि आपको यदि फॉर्म के डेटा को सर्वर पे सबमिट करना है तो उसके लिए भी आपका टैग जो होता है वो इनपुट टैग होता है, और जो टाइप की वैल्यू होती है वो होती है आपकी सबमिट। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सबमिट बटन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इनपुट या फॉर्म में आपको यदि बटन बनाना है, ये सबमिट बटन, इसका काम होता है फॉर्म के डेटा को सर्वर पे सबमिट करना। यहाँ से आपका फॉर्म का डेटा सर्वर पे सबमिट हो जाएगा। फिर आपने फॉर्म में और भी एक बटन देखा होगा, रीसेट बटन। आप क्या करते हैं कि आपने फॉर्म फिलअप किया, आपको लगा कि आपका फॉर्म गलत हो गया या आपने कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी, आपको फॉर्म को ये हटाना है, तो वहाँ पे एक रेड कलर का रीसेट बटन होता है। आप जैसे ही रीसेट पे क्लिक करते हैं आपका डेटा क्लीन हो जाता है, फिर से आपको फीड करने का ऑप्शन देने लगता है। तो उस बटन को बनाने के लिए HTML में टैग बनाया गया है। उस टैग का नेम है इनपुट, बट जो टाइप की वैल्यू है वो है आपकी रीसेट। रीसेट करने से क्या होता है, आपका रीसेट बटन बन जाता है, जैसे ये रीसेट बटन, ठीक है। और ये आपका सबमिट बटन, जिसका काम है फॉर्म के डेटा को सर्वर पे सबमिट करना। और रीसेट का काम होता है फॉर्म के डेटा को रीसेट करना, क्लीन करना, क्लियर करना। बट यहाँ पे आपने देखा अभी जस्ट कि हमने टाइप की वैल्यू दिया सबमिट, तो ये सबमिट नेम का ही बटन बन के आया। मैंने टाइप की वैल्यू दिया रीसेट, तो ये रीसेट टाइप का या रीसेट नेम का ही बटन बन के आया। बट आपने बहुत सारे फॉर्म में देखे होंगे कि कहीं कहीं पे रजिस्ट्रेशन नाम का बटन बना होता है, लॉगिन नेम का बना होता है, चेक नाम का बना होता है, ओके बना होता है, क्लियर बना होता है। तो वो बटन्स कैसे बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम के? तो इसके लिए भी आपका इनपुट टैग यूज होता है। बट यहाँ पे जो टाइप की वैल्यू होती है वो होती है बटन। ये हम लोग यूज कर रहे हैं यदि आप अपने किसी दिए गए नेम से बटन को बनाना चाहते हैं। यदि आप सबमिट यूज करेंगे तो वो सबमिट नेम का ही बटन बनेगा। आप रीसेट यूज करेंगे तो रीसेट नेम का ही बटन बनेगा। बट आप चाहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन नेम का बटन बनाएं, लॉगिन नेम का बटन बनाएं, ओके नेम का बटन बनाएं, क्लियर नेम का बटन बनाएं, या आप अपने किसी दिए नेम का बटन बनाना चाहते हैं, तो आपको उस केस में भी यूज करना पड़ेगा इनपुट टैग। टाइप की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी बटन, और यहाँ पे आपको एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा वैल्यू। और इस वैल्यू के अंदर आपको पास करना पड़ेगा वो टेक्स्ट या वो वैल्यू जिसके थ्रू आप उस बटन का नेम दिखाना चाहते हो। तो मैं सपोज दैट दिखाना चाहता हूँ रजिस्टर, तो मैंने पास किया वैल्यू रजिस्टर, मैंने सेव किया, रन कराया, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा कि रजिस्टर नेम का एक बटन आपको विजुअल हो जाएगा, जैसे ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यदि अपने किसी नेम का बटन बनाना हो तो आप टाइप की वैल्यू को यूज कर सकते हैं बटन। इसीलिए HTML में बोला जाता है कि HTML में बटन 3 टाइप के होते हैं, एक सबमिट बटन, एक रीसेट बटन और एक डमी बटन। डमी बटन मीन्स
तो वो नॉर्मल बटन होता है, उस पर आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिविटी किया कि हमने अपना कोई एक नेम पास कर दिया, ठीक है, तो ये आपका बटन बन जाता है। फिर आपने फॉर्म में देखा होगा बहुत बार कि हम लोग यूजर से उसका पिक्चर अपलोड कराते हैं, उसका थंब इम्प्रेशन अपलोड कराते हैं, उसके मार्कशीट अपलोड कराते हैं, उसका रिज्यूम या सीवी अपलोड कराते हैं। तो उसके लिए किस टैग का यूज किया जाता है? उसके लिए आपका यूज किया जाता है इनपुट टैग अगेन। बट जो टाइप की वैल्यू होती है वो होती है आपकी फाइल, इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल यूज करने से क्या होता है कि आप अपने फॉर्म में किसी भी डेटा को चूज करा सकते हैं। जैसे ऐसे आपको पास आता होगा, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम के किसी पाथ में चला जाता है, या आप अपने सिस्टम से कौन सा पिक्चर उठाना चाहते हैं या कौन सा डेटा अपलोड करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर को चूज कर लेते हैं और वो पिक्चर आपके यहाँ पे आ जाती है चूज होकर के। तो इस चूज फाइल का वर्क होता है, चाहे आपके पास पीडीएफ फाइल हो, वर्ड फाइल हो, आपका कोई पिक्चर हो, पीएनजी, जेपीजी हो, ऑडियो हो, वीडियो, ये सभी केस में आपका इनपुट टाइप फाइल यूज किया जाता है। इस इनपुट टाइप फाइल का वर्क होता है किसी भी फाइल टाइप के डेटा को सर्वर पे अपलोड करना, या किसी फाइल टाइप डेटा को फॉर्म के थ्रू सर्वर पे अपलोड करना, या किसी टाइप ऑफ फाइल को फॉर्म में स्टोर कराना। तो आपके पास कोई भी आपके सिस्टम में फाइल हो, अगर आप उसको फॉर्म के थ्रू अपलोड करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा इनपुट टैग और टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट की आपको वैल्यू देनी पड़ेगी फाइल। देन जाकर के आपका फाइल स्टोर हो सकता है या फाइल आपका सर्वर पे जा सकता है। फिर आप चाहते हो कि ये जो फॉर्म बन के हमारा आया है, इस फॉर्म के चारों तरफ हम बॉर्डर सेट कर पाएँ, बॉर्डर लगा दें, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास एक टैग बना हुआ है जिस टैग का नेम है फील्ड सेट टैग। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म से पहले एक टैग लेंगे फील्ड सेट टैग, और फॉर्म की जहाँ पे क्लोजिंग है उसके जस्ट बाद हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। फील्ड सेट ये क्लोज हो गया। सेव किया मैंने, इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे फॉर्म के चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा, जैसा ये आपको दिख रहा होगा। अब हमें अगर इस फॉर्म का टाइटल देना हो कि ये फॉर्म किस पर्पज से है या किस लिए हम लोगों ने बनाया है, तो उसका भी आपके पास ऑप्शन है कि आप फॉर्म का टाइटल दे सकते हैं। तो फॉर्म का टाइटल देने के लिए यहाँ पे एक और टैग आपका यूज होता है, लीजेंड टैग, लीजेंड टैग। और इस लीजेंड के अंदर हम लोग पास करते हैं फॉर्म का नेम। इसमें दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेव किया मैंने, इसको रन कराया तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। ये जस्ट इसके बीचों बीच आता है, उस बॉर्डर के बीच में। तो ये थे आपके फॉर्म, ये तरीका आपके फॉर्म को बनाने का। इसमें आपको मैं फिर से बता देता हूँ, इसको फिर से समझा देता हूँ। इसके और एट्रीब्यूट्स भी हैं, उसको भी आप देख लीजिए। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, सबसे पहला एट्रीब्यूट तो आपने पढ़ा टाइप, कि आपको यदि इनपुट बॉक्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग टाइप यूज करने पड़ेंगे। उन टाइप की अलग अलग वैल्यूज भी बनाई गई हैं, उन वैल्यू को आपको यूज करना पड़ेगा। फिर सेकंड इसका है एट्रीब्यूट आईडी। आईडी एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है सीएसएस को पास करने के लिए, ठीक है। जब सीएसएस पढ़ेंगे तो हम लोग इसका यूज करेंगे। सेकंड एट्रीब्यूट है आपका क्लास एट्रीब्यूट। इसका भी वर्क होता है किसी एचटीएमएल के पार्ट में सीएसएस को या स्टाइलिंग को पास करना। देन थर्ड आपका एट्रीब्यूट आता है वैल्यू एट्रीब्यूट। इस वैल्यू एट्रीब्यूट का वर्क ये होता है, आप इनपुट बॉक्स में अगर पहले से ही कोई डेटा दिखाना चाहते हो कि जैसे आपका पेज रिफ्रेश हो, आपका यहाँ पे डेटा पहले से लिखा हुआ दिखे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वैल्यू का। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ये डेटा, सेव किया मैंने इसको, जब यहाँ पे मैंने रन कराया तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे आपका एक पहले से डेटा आ रहा है। क्यों डेटा आ रहा है? क्योंकि आपने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर आपने डेटा को पास कर रखा है। बट अगर इसको देखा जाए तो कोई भी सेकंड यूजर आकर के इस डेटा को एडिट कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई वैल्यू पास कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू में अगर आप डेटा तो देंगे वो डेटा आ तो जाएगा, बट वो डेटा एडिटेबल होगा,
वो डेटा एडिट हो सकता है। तो डेटा एडिट ना हो उसके लिए भी यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, जिस एट्रीब्यूट का नेम है रीड वनली। ठीक है, क्या एट्रीब्यूट का नेम है? रीड वनली। इस रीड वनली एट्रीब्यूट का क्या वर्क होगा कि उस इनपुट बॉक्स में जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको आप केवल और केवल रीड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे तो ये डेटा आपका एडिट नहीं होगा। अब इस डेटा को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ये केवल और केवल रीड कर सकते हैं। देन इसके लिए यूज किया जाता है। फिर आप यदि अपने इनपुट बॉक्स के विड्थ को बढ़ाना चाहते हो, केवल और केवल विड्थ को, हाइट को नहीं, तो उस केस में यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है साइज एट्रीब्यूट। इसके आप वैल्यू पास कर दीजिए, मैंने पास कर दिया 100, तो आप देखेंगे कि आपके इनपुट बॉक्स का विड्थ इंक्रीज हो जाएगा जैसे ये। ठीक है, हाइट के लिए कोई एट्रीब्यूट नहीं है, केवल और केवल विड्थ के लिए एट्रीब्यूट है। फिर इसका नेक्स्ट जो इनपुट का एट्रीब्यूट है वो है आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का वर्क क्या होता है? यदि आपने कोई इनपुट बॉक्स ब्लैंक किया है, ब्लैंक जैसे आपका इनपुट बॉक्स ब्लैंक है, यहाँ तो फील्ड था इसीलिए मैंने इसमें यूज नहीं किया, और आप सबमिट बटन को प्रेस कर रहे हैं, मीन्स आप फॉर्म को बिना फीड किए ही, बिना भरे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक एरर मैसेज देगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कि सबसे पहले आप इस फील्ड को फिल करिए तभी आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है आपका रिक्वायर्ड। तो आप इस रिक्वायर्ड को हर एक इनपुट बॉक्स में यूज कर सकते हैं, जिससे यूजर बिना भरे आगे नहीं जा सकता। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे फॉर्म में स्टार लगा होता है और रेड कलर का लगा होता है, आप दिया होता है कि ये ऑप्शन मैंडेटरी है, तो जो Yes, sir. मैंडेटरी के लिए आपका कोड लगता है वो रिक्वायर्ड ही लगता है। वो इनपुट बॉक्स वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है कि आपको इस इनपुट बॉक्स के अंदर डेटा को एंटर करना ही करना है, चाहे आप जो डेटा एंटर करिए। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं रिक्वायर्ड का। फिर एक और एट्रीब्यूट आपका यूज होता है नेम एट्रीब्यूट। इस नेम एट्रीब्यूट का रोल कहाँ पे होता है? आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, अब आप इस फॉर्म में कोई ना कोई डेटा को फिल करना है, और फिल करने के बाद जब आप सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो डेटा कहीं पे जाकर के स्टोर हो जाता है। और वो कहाँ पे जाकर के स्टोर होता है? तो वो जाकर के आपके डेटाबेस में स्टोर होता है। उसके लिए हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं जहाँ पे किसी भी फॉर्म की डिटेल आकर के स्टोर होती है। तो इस फॉर्म से डेटा को ले जाने का जो काम होता है, या जो डेटा को ले जाने का काम करता है डेटाबेस में, वो होता है आपका नेम एट्रीब्यूट। इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ही आप डेटा को डेटाबेस में ले जा सकते हैं। तो जब हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे पाइथन, तो उसमें इस नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे कि ये नेम एट्रीब्यूट कैसे डेटा को ले जा रहा है डेटाबेस में। ठीक है, जनरली अभी आप देख पा रहे हैं आईडी और क्लास का हम लोग सीएसएस में देखेंगे, वैल्यू का आपने अभी देखा, रीड वनली का आपने देखा, साइज का आपने देखा, रिक्वायर्ड का आपने वर्क देखा, टाइप का आपने वर्क देखा, नेम का जब हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो इसका वर्क देखेंगे कि ये डेटा को कैसे रिसीव करता है। फिर थर्ड एक और आपका आता है एट्रीब्यूट, वो है आपका प्लेस होल्डर। इस प्लेस होल्डर का वर्क कहाँ पे होता है? बहुत सारे आपने फॉर्म में देखा होगा कि जो पहले ये यूजर के हिंट के पर्पज से टेक्स्ट दिया गया है वो नहीं होता है, और अगर ये टेक्स्ट ना हो तो आपका इनपुट बॉक्स ब्लैंक दिखेगा, और जब ये ब्लैंक दिखेगा तो यूजर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि इस इनपुट बॉक्स में एक्चुअल में हमें फीड क्या करना है, हमें फिल क्या करना है, हमें एंटर क्या करना है। तो उसको एक मैसेज के पर्पज से हम लोग यूज कर लेते हैं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में एक डेटा पास कर दिया, जैसे मैंने पास कर दिया एंटर योर ईमेल, तो आप देखेंगे उसी सेम इनपुट बॉक्स के अंदर एक आपको मैसेज मिल जाएगा ऐसा कुछ। इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, और डमी टेक्स्ट भी बोलते हैं कि जब आप इसके अंदर कोई एक सिंगल कैरेक्टर टाइप करेंगे वो डमी टेक्स्ट आपका हिडन हो जाएगा। ठीक है, और जब आप रिफ्रेश कर देंगे तो फिर से वो आ जाएगा। तो ये जनरली यूज किया जाता है यूजर को आइडेंटिफाई हो सके कि ये इनपुट बॉक्स किस पर्पज में एक्चुअली में यूज किया जा रहा है, इसका क्या यूज है। तो वहाँ पे मैसेज को देने के लिए आप प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैंने एट्रीब्यूट्स यूज किए अभी करंटली, आईडी, क्लास, वैल्यू, रीड वनली, साइज, रिक्वायर्ड, नेम, प्लेस होल्डर, टाइप, ये सभी एट्रीब्यूट जितने भी हम लोगों ने नीचे इनपुट बॉक्सेस पढ़े हैं, इनपुट टाइप पढ़े हैं, इन सभी में यूज हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि टाइप टेक्स्ट और टाइप ईमेल में यूज होंगे,
ये मैंने बताने के लिए आपको किया है। ये यूज होने के लिए आपका टाइप रेडियो में भी हो सकता है, चेक बॉक्स में भी हो सकता है, टाइम मंथ वीक डेट सब में हो सकता है। जहां आपको जैसी ज़रूरत पड़ेगी आप वहां पे वैसा यूज करेंगे, वैसा ही आप कोड लिखेंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स पे आते हैं, नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग आते हैं रेडियो बटन में। रेडियो बटन में आपने अभी देखा था कि हम लोगों ने यूज किया था इनपुट टाइप रेडियो, और इनपुट टाइप जब हम लोगों ने रेडियो यूज किया था तो दोनों आपके ऑप्शन टिक हो रहे थे। दोनों ऑप्शन आपके टिक ना हो इसके लिए हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज किया था नेम, और उस नेम एट्रीब्यूट की हम लोगों ने वैल्यू को सेम दे दिया था, यहाँ भी XYZ और यहाँ भी XYZ। तो हम क्या देख पाए थे कि उस केस में फिर हमारा सिंगल सिलेक्शन होने लगा था, मीन्स हमारे सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे थे। बट आप चाहते हो कि जो आपका फॉर्म के ये जेंडर हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन फिक्स कर दिया जाए कि उसके ज्यादा यूजर आएंगे तो उनको बार बार टिक ना करना पड़े। आपको लगा कि आपके इस फॉर्म पे मेल यूजर ज्यादा आएंगे, तो जब मेल यूजर ज्यादा आएंगे तो उनको बार बार मेल ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर उनको और इजी करना हो कि मेल ऑप्शन पहले से उनका ऑलरेडी टिक्ड हो, ऑलरेडी वहां पे वो चेक हो, तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। इसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं चेक्ड एट्रीब्यूट। आप यदि चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो आप देखेंगे वो ऑप्शन पहले से ही आपका टिक होगा। तो जब पहले से टिक होगा तो किसी मेल यूजर को उसको टिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकता है, नेक्स्ट ऑप्शन को वो फिल कर सकता है। तो ये बेनिफिट होता है कि किसी फॉर्म में किसी ऑप्शन को आपको मैंडेटरी दिखाना हो या किसी ऑप्शन के ही आपके पास यूजर हो, फिक्स्ड यूजर हो, तो आप वहां पे उसको टिक कर सकते हैं। फिर बात आती है हॉबी में, हम लोग आते हैं हॉबी के केस में। क्या है, यदि आपको किसी यूजर को फिक्स हॉबी रखनी हो, ये हॉबी होनी ही होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास और कोई हॉबी है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको मैंडेटरी रखना हो, या आपके पास ऑप्शन हो कि आपके पास कई सारे कोर्सेज हैं, आपको एक कोर्स लेना मस्ट है, बाकी आपके ऊपर आप जो चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप किसी भी ऑप्शन में चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। आप यदि किसी ऑप्शन में चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो वो ऑप्शन पहले से ही टिक हुआ आएगा। जैसे ये देखिए फूड पहले से ही टिक हुआ आ रहा है, बाकी आपको ऑप्शन टिक करना है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फूड तो ऑलरेडी टिक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चेक्ड एट्रीब्यूट आपकी इनपुट टाइप रेडियो और इनपुट टाइप चेकबॉक्स दोनों जगह पे यूज किए जा सकते हैं। फिर अब हम लोग आते हैं एड्रेस सेक्शन में। एड्रेस के लिए भी कुछ आपके एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं। यहाँ पे मैं आ गया एड्रेस एरिया में। ठीक है, एड्रेस एरिया में, इस एड्रेस में जब हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया टैग को यूज किया था तो आपने देखा था कि एक बड़ा सा बॉक्स बन के आया था, ऐसा कुछ यहाँ पे ये बॉक्स बन गया था जिसमें कि हम लोग एड्रेस या मैसेज को मल्टी लाइन में टाइप कर पा रहे थे, टाइप कर सकते हैं। अब इसकी साइज को कम ज्यादा करना हो, हाइट विड्थ इसकी बढ़ानी हो, तो इसके लिए भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं। इसमें से पहले एट्रीब्यूट का नेम है रोज, ROWS। यहाँ पे मैंने पास कर दिया 10, सेव किया और रन कराया तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग को इसकी हाइट इंक्रीज हो गई, इसकी हाइट बढ़ गई। ये आपको जो टेक्स्ट एरिया बॉक्स दिख रहा है, अगर इसकी आपको हाइट बढ़ानी हो तो उस केस में आपको टेक्स्ट एरिया टैग का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा ROWS, रोज एट्रीब्यूट। और यदि उसकी विड्थ बढ़ानी हो तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे कॉल्स एट्रीब्यूट, COLS, और इसमें हम लोग पास करेंगे नंबर ऑफ वैल्यू। मैंने पास कर दिया 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको विड्थ कम करनी हो तो आप यूज करेंगे कॉल्स, और यदि आपको हाइट यूज करनी हो तो आप यूज करेंगे रोज। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाइए सेलेक्ट टैग में। इसके लिए देखिए क्या एट्रीब्यूट बना हुआ है, इसके लिए किस एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा था कि जब हम लोगों ने ड्रॉप डाउन बनाया था, सेलेक्ट ऑप्शन बनाया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जब आप उस पर टिक कर रहे थे तो आपके ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो रहे थे। इस मैंने यहाँ पे लखनऊ पे, इस सिटी पे क्लिक किया तो लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, जयपुर ऑप्शंस आपके आ रहे हैं। बट यहाँ पे आपको
सबसे टॉप पे वही ऑप्शन दिख रहा होगा जो सबसे पहले लिखा गया होगा। यहाँ पे आप कोडिंग में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर सबसे पहले मैंने ये लिख रखा है, और आप आउटपुट में बात करें तो आउटपुट में भी आपको सबसे टॉप पे वही दिख रहा है। बट आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि हम चाहें जिस सिटी को वो सिटी टॉप पे दिखे, वो सिटी सबसे पहले दिखे, लिखा भले ही कोई पहले जाए, उससे मतलब नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट का यूज करना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए इसको चाहते हैं कि ये टॉप पे दिखे, ये लिखा नहीं गया है टॉप पे, बट इसको चाहते हैं आप टॉप पे दिखे, तो इसके लिए एक और एट्रीब्यूट होता है सेलेक्टेड। यदि आप सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं ऑप्शन टैग में, तो आप देख पाएंगे कि आपका वो ऑप्शन टॉप पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे, बट आप देखेंगे तो लिखा हुआ सबसे पहले वही आएगा, बट आपके उस बॉक्स में सबसे फर्स्ट कौन आएगा, जिसको आपने सेलेक्टेड दे रखा है, जिसको आपने सेलेक्टेड कर रखा है, वो आएगा आपका। फिर बटन के केस में आते हैं, तो आपने देखा एक टाइप बटन सबमिट, एक टाइप आपने देखा रीसेट, और तीसरा आपने देखा बटन। इसके बाद HTML ने क्या किया, इन बटन को बनाने के बाद इसने HTML5 में एक और नया टैग बना दिया कि आप इनपुट टाइप सबमिट रीसेट और बटन में परेशान नहीं रहेंगे। आपके लिए एक नया टैग है बटन टैग। आप डायरेक्टली बटन टैग यूज कर सकते हैं और इस बटन टैग के अंदर कोई ना कोई डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यदि बटन टैग को यूज किया तो आप देखेंगे ये आपका बटन बन के आ जाएगा। तो मैंने बटन में यूज किया था क्लियर, ये देखिए आपका क्लियर नेम का बटन बन के आ गया। तो HTML5 का ये टैग बना बटन टैग। ठीक है, और ऑप्शन में आपके पास सबमिट रीसेट और बटन के साथ वैल्यू भी ऑप्शन है, ये आप डायरेक्टली बटन टैग का यूज कर लीजिए। तो HTML में आपके पास ये ऑप्शन है जिनका आप बटन के पर्पज से यूज कर सकते हैं, कोई भी नेम आप पास कर सकते हैं। बट ऊपर वाले इनपुट में क्या है कि उसमें फिक्स है कि अगर आपने सबमिट यूज किया तो सबमिट ही बन के आएगा, आपने रीसेट यूज किया तो वो रीसेट ही बन के आएगा। और आपको किसी अनदर का बनाना है तो आपके पास बटन टैग का भी ऑप्शन है और इनपुट टाइप बटन वैल्यू का भी ऑप्शन है। आप उनमें से जिसको चाहें उसको आप यूज कर सकते हैं। इतना सभी को समझ में आया? ये था आपके फॉर्म का स्ट्रक्चर, इस तरीके से आपका फॉर्म बनेगा। ठीक है, यही चीज़ें आपके फॉर्म में यूज हो रही होती हैं अलग अलग इनपुट बॉक्सेस को बनाने में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अपना क्वेश्चन, या इसमें से किसी को समझ में नहीं आया कोई सेक्शन तो उसको मैं फिर से बता सकता हूँ। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टैग पे चलते हैं, नेक्स्ट कोडिंग पे चलते हैं। इसके लिए मैं एक नया पेज फिर से ले रहा हूँ। इस नए पेज में मैं अगेन सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ। HTML ओपन क्लोज, हेड टैग ओपन क्लोज, बॉडी टैग ओपन क्लोज। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर मैंने रन कराया। ये कोड आपका सेव हो गया। अब आपने बहुत सारे फॉर्म में देखे होंगे गूगल मैप लगा होता है। कॉन्टेक्ट पेज में आप जाएंगे तो जनरली मैप लगा होता है उस एड्रेस का। तो वो मैप कैसे लगता है, उस मैप को हम कैसे अपने वेबसाइट या अपने वेब पेज में लगाएंगे, वो कैसे लगेगा? तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना है, 2-3 स्टेप है उसको फॉलो करना पड़ता है और आपका मैप लग जाता है। मैप लगाने के लिए कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही आसान तरीका होता है मैप को लगाने का। मैप को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट पे जाना है, मीन्स आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप मैप को रन करा पाएंगे या मैप को चला पाएंगे। तो आपको जाना है गूगल पे या इंटरनेट पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल मैप। क्या टाइप करना है? गूगल मैप। गूगल मैप टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जो सबसे फर्स्ट साइट आपको मिलेगी, सबसे फर्स्ट साइट गूगल मैप्स की, ये इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल मैप की साइट ओपन होकर के आ जाएगी। जब ये साइट ओपन होकर के आ जाएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक सर्च बॉक्स मिल रहा है, ठीक है, जहाँ से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वो डेटा सर्च करना है जिस डेटा को आप अपने वेबसाइट या अपने वेब पेज में लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे? DG कोडर, जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए सर्च होकर के आ गया। करना क्या है आपको?
गूगल मैप की साइट ओपन करनी है। गूगल मैप की साइट ओपन करने के बाद जिस एड्रेस को आप अपने वेब पेज में, अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हैं, उस एड्रेस को सबसे पहले आपको यहाँ पे आकर के सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने डीजी कोडर के एड्रेस को सर्च किया, ठीक है। सर्च करने के बाद जैसे ही आपका सर्च होगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा, शेयर ऑप्शन। ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर का। जब आप इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक दो ऑप्शन फिर से मिलेंगे, सेंड अ लिंक, एम्बेड अ मैप। ठीक है, क्या मिलेगा? सेंड अ लिंक, एम्बेड अ मैप। आपको क्लिक करना है एम्बेड अ मैप पे। ठीक है, कहाँ पे क्लिक करना है? एम्बेड अ मैप पे आपको क्लिक करना है। जब आप एम्बेड अ मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आई फ्रेम में ये मिलेगा, और इस आई फ्रेम के डेटा को कॉपी कर लेना है। ये काम होता है, बस कॉपी करना। जब आप कॉपी कर लेंगे तो आपको आकर के अपने कोड में इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक टैग आपको मिलेगा, आई फ्रेम टैग, और उस आई फ्रेम के साथ यूज किया गया है SRC एट्रीब्यूट, मीन्स सोर्स एट्रीब्यूट, और उस सोर्स के अंदर गूगल मैप का कोड लिखा हुआ है। फिर और भी एट्रीब्यूट्स यूज किए गए हैं, विड्थ एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट, फ्रेम बॉर्डर फॉर बॉर्डर, स्टाइल फॉर CSS, अलाउ फुल स्क्रीन, आप उसको फुल स्क्रीन में चाहते हैं, एरिया हिडन मतलब बाय डिफॉल्ट कोई स्पेस नहीं। ठीक है, तो ये आपका कोड आ गया। इसको हम सेव किए, और जब हम इसको रन कराएंगे अपने वेब पेज पे, तो मैंने यहाँ पे नया बनाया है, मैंने इसको रन कराया, तो आप देखेंगे कि आपके वेब पेज में प्रोग्राम 9.html में आपका मैप यहाँ पे विजिबल हो गया। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, स्टेप आपको ध्यान देना है, किस तरीके से आपको कोडिंग करनी है उसको आपको फिर से समझना है। कि सबसे पहले आपको इंटरनेट पे जाना है। इंटरनेट पे जाने के बाद आपको सर्च करना है गूगल मैप की साइट। गूगल मैप की साइट आपको सर्च करनी है। जब आप सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि गूगल मैप की साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जब ये गूगल मैप की साइट ओपन हो जाएगी तो आपको सबसे पहले अपना वो एड्रेस फाइंड करना है जिस एड्रेस का आप मैप अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल मैप की साइट को ओपन किया। साइट को ओपन करने के इंस्टेंट यहाँ पे हम लोग अपने एड्रेस को सर्च करेंगे। तो मैंने एड्रेस सर्च किया, समथिंग ऐसा कुछ। जैसे एड्रेस को सर्च करेंगे वो एड्रेस सर्च होकर के तुरंत आपको मिल जाएगा। जब वो मिलेगा तो जो आपका लेफ्ट साइड है आपके मैप का, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जब वो ऑप्शन मिलेंगे उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर ऑप्शन। इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एम्बेड अ मैप। क्या मिलेगा? एम्बेड अ मैप। आपको क्लिक करना है इस एम्बेड अ मैप पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है? कोड को कॉपी कर लेना है। जब आप इस कोड को कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे आप पेस्ट कर दिए, आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और जब आप पेस्ट करके सेव करेंगे तो आपका मैप आपके साइट में, आपके वेब पेज में विजुअल हो जाएगा। जैसे मैंने 2 लगाए थे तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। तो ये करना होगा आपको। ये तरीका होता है गूगल मैप को लगाने का। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल होता है गूगल मैप को लगाना। बट गूगल मैप आपका तभी विजुअल होगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होगा। इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये डेटा आता है आपका सर्वर से, ऑनलाइन डेटा आता है। तो ये तभी दिखेगा जब इंटरनेट आपका कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं इस स्टेप एक जगह पे नोट किए दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट को ओपन करना है, फिर आपको गूगल मैप की साइट सर्च करनी है। फिर सर्च होने के बाद गूगल मैप की वेबसाइट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना डेटा सर्च करना है। सर्च होने के बाद आपको जाना है, ठीक है, शेयर ऑप्शन पे। शेयर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है एम्बेड अ मैप। फिर यहाँ से क्या कर देना है? कॉपी HTML कोड। फिर यहाँ पे
फिर आपको अपने वेब पेज में पेस्ट कर लेना है। ये आपको इस ऑप्शन ध्यान देने पड़ेंगे कि पहले आपको इंटरनेट पे जाना है। इंटरनेट पे जाने के बाद आपको गूगल मैप की साइट सर्च करनी है। सर्च होने के बाद आपको गूगल मैप की वेबसाइट को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे अपना एड्रेस सर्च करना है। एड्रेस सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा शेयर का। शेयर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपको ऑप्शन मिलेगा एम्बेड अ मैप, आपको एम्बेड अ मैप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉपी HTML कोड, आपको HTML कोड कॉपी कर लेना है और आपको अपने वेब पेज में आकर के, आपको अपने ब्राउजर में आकर के उसको पेस्ट कर लेना है। यदि आप इतना काम करते हैं तो आप अपने वेब पेज में गूगल मैप को सेट कर पाएंगे, गूगल मैप को आप लगा पाएंगे। इस तरीके से आपका गूगल मैप लग पाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट टैग क्या है और कैसे यूज करेंगे। आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा ऑडियो वीडियो चल रहे होते हैं। ठीक है, वेबसाइट में वीडियो प्ले हो रहे होते हैं या ऑडियो प्ले हो रहे होते हैं। इनको कैसे किया जाता है, इनको प्ले कैसे कराया जाता है, उसके लिए क्या कोड लिखना पड़ता है, उसके लिए किन टैग का यूज किया जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि यदि आप अपने वेब पेज में वीडियो लगाना चाहते हैं तो HTML वीडियो को लगाने के लिए आपके पास कंडीशन रखता है कि आपके पास जो वीडियो होना चाहिए वो .mp4 टाइप का होना चाहिए या .mkv टाइप का होना चाहिए या .ogg टाइप का होना चाहिए। मीन्स HTML आपका वीडियो के केस में केवल और केवल ये 3 एक्सटेंशन को ही सपोर्ट करता है। आप अपने वेब पेज में यदि वीडियो लगाना चाहते हैं तो आपके पास वीडियो का टाइप यही होना चाहिए। अगर वीडियो का टाइप HD है, वीडियो का टाइप MP4 है, नहीं सॉरी, वीडियो HD और उसके अलावा और भी कोई है, 4K है या और किसी अन्य टाइप का आपका वीडियो है, तो वो वीडियो प्ले नहीं होगा। वो प्ले तभी होगा जब इनमें से कोई भी टाइप होगा तब। और यही सेम सीन ऑडियो के साथ भी है कि आप यदि अपने वेब पेज में ऑडियो लगाना चाहते हैं तो आपके पास ऑडियो का जो टाइप है वो MP3 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, MP3। आपके पास यदि MP3 ऑडियो है तो आपका वो ऑडियो सेट हो सकता है। उसके लिए आपको MP3 ऑडियो ही सेट करना पड़ेगा। अब इन ऑडियो या वीडियो को लगाने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है वो देखना है आपको कि हम लोग किस टैग का यूज करेंगे ऑडियो और वीडियो को सेट करने के लिए, ऑडियो और वीडियो को लगाने के लिए। तो उसके लिए देखिए अब आप एक मैं नया पेज लेता हूँ। इस नए पेज में HTML का मैं फॉर्मेट सेट करता हूँ। इसके अंदर मैंने हेड टैग को ओपन किया, हेड टैग को क्लोज किया, देन बॉडी टैग सेव किया मैंने इसको। ठीक है, तो HTML में यदि आप वीडियो लगाना चाहते हो तो वीडियो को लगाने के लिए भी आपका आई फ्रेम टैग होता है। कौन सा टैग होता है, आई फ्रेम। अभी आपने आई फ्रेम टैग देखा था जिसका यूज करके आपने गूगल मैप को लगाया था। तो यहाँ पे वीडियो को भी लगाने के लिए आई फ्रेम टैग होता है और यहाँ पे पास किया जाता है SRC मीन्स सोर्स। और यहाँ पे आपको वीडियो का नेम डॉट उसका एक्सटेंशन पास करना पड़ता है। करंटली मेरे पास वीडियो और ऑडियो तो नहीं है, बट आपके पास होगा तो आप चेक कर लीजिएगा। आपको यूज करना पड़ेगा आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम के साथ आपको यूज करना पड़ेगा SRC और उस SRC के अंदर आपको पास करना पड़ेगा वीडियो का नेम और डॉट एक्सटेंशन, जैसे MP4 या .mkv। हो सकता है कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा या बड़ा हो तो उसके लिए आप यहाँ पे विड्थ यूज कर सकते हैं, मैंने दिया 400 पिक्सल। आप हाइट भी यूज कर सकते हैं, मैंने पास कर दिया 400 पिक्सल। ठीक है, ऑडियो भी लगाना हो तो भी आपका आई फ्रेम ही टैग यूज होगा। यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा ऑडियो का नेम .mp3, तो आपका यहाँ पे ऑडियो भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए आप आई फ्रेम टैग का यूज कर सकते हैं। आपका ऑडियो और वीडियो दोनों यहाँ से सेट हो सकते हैं, दोनों आपके प्ले हो सकते हैं। इसी तरीके से ऑडियो और वीडियो लगाने के लिए एक और टैग बनाया गया है, उस टैग का नेम है एम्बेड टैग। मीन्स आप जैसे ऑडियो और वीडियो आई फ्रेम का यूज करके लगा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, वैसे ही आप एम्बेड का भी यूज करके
ऑडियो और वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो एम्बेड में भी आपका यूज होता है SRC, और यहाँ पे भी आपको वीडियो का नेम पास कर सकते हैं या ऑडियो का नेम पास कर सकते हैं। हाइट विड्थ के लिए यहाँ पे सेम सीक्वेंस होता है, या आप हाइट को पास कर दीजिए, और अगर विड्थ आपको ज़्यादा लग रही है तो आप विड्थ को पास कर दीजिए। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो लगाने के लिए आपके पास यहाँ पे दो टैग हैं। आप आई फ्रेम का यूज करके ऑडियो वीडियो को लगा सकते हैं, या आप एम्बेड टैग का यूज करके ऑडियो और वीडियो लगा सकते हैं। फिर ये जो दो टैग थे, ये आपके HTML5 के पहले के टैग थे। उससे पहले अगर आप अपने वेब पेज में ऑडियो और वीडियो लगाना चाहते थे तो आप एम्बेड टैग या आई फ्रेम टैग का यूज करते थे। बट HTML5 ने नए टैग्स बना दिए। यहाँ पे यदि ऑडियो लगाना है तो उसके लिए नया टैग बन गया है, और वीडियो लगाना है तो उसके लिए नया टैग बन गया है। अब देखिए कि वो नए टैग कौन से बने हैं। तो वीडियो को लगाने के लिए HTML5 ने वीडियो टैग बनाया। क्या टैग बनाया? वीडियो। और इस वीडियो के अंदर सोर्स के नेम को पास करने के लिए, या वीडियो के नेम को पास करने के लिए उसने सोर्स टैग बनाया, और इस सोर्स के साथ उसने यूज किया SRC मीन्स सोर्स। और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं वीडियो के नेम डॉट उसका एक्सटेंशन। जब वीडियो को टैग का हम लोग यूज करते हैं तो वीडियो को प्ले करने के लिए, वीडियो को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वीडियो को पास करने के लिए एक और एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। उस एट्रीब्यूट का नेम है कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। क्या एट्रीब्यूट का नेम है? कंट्रोल्स। इस वीडियो टैग के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? सोर्स टैग। इस सोर्स टैग के साथ हम लोग यूज करते हैं SRC एट्रीब्यूट, और इस SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग पास करते हैं वीडियो का नेम। क्या पास करते हैं? वीडियो का नेम। और उस वीडियो को अगर यदि हमें प्ले करना हो, वीडियो को पास करना मतलब बंद करना हो, वीडियो में वॉल्यूम ज़्यादा कम करना हो, तो उसके लिए वीडियो टैग का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। और वीडियो यहाँ पे भी अगर आपको हाइट या विड्थ सेट करना हो तो आप यहाँ पे हाइट एंड विड्थ का यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को प्ले करने के लिए वीडियो टैग बना है, और ऑडियो को प्ले करने के लिए भी ऑडियो टैग बनाया गया है। ऑडियो टैग आपका यहाँ पे पेयर टैग है। ऑडियो के भी सोर्स को नेम को पास करने के लिए सोर्स टैग, और साथ में आपका SRC एट्रीब्यूट। और ऑडियो को भी प्ले करने के लिए, पास करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी कंट्रोल्स एट्रीब्यूट बनाए। ठीक है, तो ये आपके टैग बने हुए हैं ऑडियो और वीडियो के पर्पज से। ये दोनों टैग आई फ्रेम और एम्बेड टैग, ये HTML5 से पहले के टैग हैं। इन दोनों का यूज करके ऑडियो और वीडियो चल सकता है। मीन्स आई फ्रेम का भी यूज करके ऑडियो वीडियो चला सकते हैं, और एम्बेड का भी यूज करके आप ऑडियो और वीडियो को चला सकते हैं। केवल और केवल वीडियो चलाना हो तो उसके लिए HTML5 में वीडियो टैग बना हुआ है। केवल और केवल ऑडियो चलाना हो तो उसके लिए HTML5 में ऑडियो टैग बना हुआ है, और उनके साथ आपका सोर्स टैग और कंट्रोल्स एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। तो ये है आपके ऑडियो और वीडियो को चलाने के लिए HTML5 के नए टैग। ठीक है, कल मैंने आप सभी लोगों को एक टास्क जी सर HTML5 डिक्लेयर करना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है HTML5 के लिए। यहाँ पे किसी भी वर्जन को डिक्लेयर करने के लिए या उसके टैग को यूज करने के लिए आपको कुछ भी टाइप देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वर्क कर जाएगा। रीजन इसका ये है कि जब भी कोई नया वर्जन आता है तो पहले उसकी ब्राउजर में अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग हो जाती है। जब अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक वर्क करने लगता है। बट आपने बहुत सारे कोड में देखा होगा, HTML के कोड में कहीं कहीं पे आप डॉक टाइप लिखा हुआ पाते होंगे। HTML से ऊपर एक और टैग लिखा हुआ HTML स्पेस डॉक टाइप। उस डॉक टाइप का सेंस होता है डॉक्यूमेंट टाइप। 3.7 से पहले के जितने भी कोडिंग किए जाते थे, हमें उस कोड को बताना पड़ता था कि ये HTML का डॉक्यूमेंट टाइप है, तो उस टाइम पे HTML के साथ डॉक टाइप लिखा जाता था। बट आज के टाइम पे जरूरत नहीं है कि आप डॉक टाइप लिखें। यहाँ तक कि HTML5 से इस हेड टैग को भी हटा दिया गया है। जरूरी नहीं कि आप हेड टैग के अंदर जो 8 टैग यूज कर रहे थे वो हेड के अंदर ही आप लिखें। आप आफ्टर HTML टैग ओपनिंग विद टाइटल और बाकी के जो हम लोग और टैग पढ़े थे उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नए वर्जन का बेनिफिट है कि कोड आपके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और नए नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं। किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है,
हमने कल आपको एक टास्क दिया था कि आप चेस बोर्ड बना लीजिएगा टेबल का यूज करके, शायद परसों दिया था, कल बनाया किसी का? यस सर, बन गया है। बन गया है ना, टेबल का यूज सर करके। ठीक है, यस सर। डन। अब जो आपको टास्क बनाना है वो ये टास्क बनाना है, मैं आपको ड्रॉ किए दे रहा हूँ। आपको एक सेक्शन क्रिएट करना है ऐसा कुछ टेबल का यूज करके, और उस टेबल का यूज करके आप उसको 1 से 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए, और इस तरीके से भी आप उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से 3 पार्ट में, सपोज 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। और इनके अंदर आपको इमेजेस सेट करने हैं, मीन्स पिक्चर गैलरी बनाना है, कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसके अंदर पिक्चर, इसके अंदर आप सेम इमेज भी पास कर सकते हैं या आप डिफरेंट डिफरेंट भी इमेज पास कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आपको ये एक टास्क बनाना है कि आपको टेबल का यूज करके 6, 7, 12 जितने आप बॉक्स बना सकते हैं उतने आप बॉक्स बना सकते हैं, और उसके अंदर आपको इमेजेस पास करने हैं। ये आपके लिए टास्क है। ठीक है, जो आप कल बना लीजिएगा। अभी देखा जाए HTML में पढ़ने की बात, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वो है, एक बार आप देख लीजिए। आपका किसी पे कुछ डाउट रहा हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिक टैग, देन हम लोगों ने पढ़ा लिस्ट, UL, LIOL और DL, फिर हम लोगों ने पढ़ा टेबल, फिर हम लोगों ने पढ़ा इमेज को कैसे सेट करेंगे, फिर हम लोगों ने एंकर पढ़ा, आज हम लोगों ने फॉर्म भी पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने ऑडियो वीडियो भी पढ़ लिया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ रखा है। हेड के अंदर जो 8 टैग होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ रखा है। इतनी चीज़ें हम लोगों ने जो है कि HTML के पढ़ लिया। अब HTML में जो चीज़ें बची हैं वो बची हैं आपकी डिव, या आप अपने वेब पेज को डिवाइड कैसे करेंगे। जी, मार्केट टैग भी हो गया है। हाँ सॉरी, मार्क्यू टैग भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसी टेक्स्ट को या इमेज को आप कैसे मूव करेंगे वन साइड एंड साइड। अब जो हमारे पास टैग में बचा हुआ है वो टैग बचा हुआ है डिव टैग। इस डिव टैग का वर्क होता है किसी भी वेब पेज को मल्टी पार्ट में डिवाइड करना। इसका फुल नेम होता है डिवीजन। आप अपने वेब पेज को डिवाइड कैसे करेंगे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है, क्योंकि आपका जो वेब पेज होता है वो कई पार्ट में डिवाइड होता है, कई सेक्शन में बटा होता है। तो उस सेक्शन को बनाने के लिए, उस डिवाइडेशन को बनाने के लिए आप HTML में डिव टैग का यूज करते हैं। बट ये जो आपका डिव टैग है ये आपके CSS के थ्रू रन होता है, क्योंकि हमें हाइट देना पड़ता है, विड्थ देना पड़ता है, बैकग्राउंड कलर देना पड़ता है, बॉर्डर देना पड़ सकता है, और डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हाइट विड्थ कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो उस केस में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा CSS। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे CSS को। ठीक है, आज नहीं, कल से हम लोग प्रॉपर CSS को स्टार्ट करेंगे। हाँ बताएं सर, एक बार एंकर टैग फिर से बता दीजिए। हाँ, मैं एंकर टैग फिर से बता दे रहा हूँ। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे CSS, बट अभी आपके पास इतने ऑप्शंस हैं जिसको आपने सीखा है, या आपके पास इनमें से किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आए या आप नहीं समझ पाए थे तो आप प्लीज़ उसको पूछ लीजिएगा। अभी मैं एंकर टैग फिर से बता देता हूँ कि एंकर टैग का क्या वर्क है। ठीक है, तो मैं इसी प्रोग्राम 10 में ही आपको बताता हूँ। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने ऑडियो और वीडियो को मैंने कमेंट कर दिया। अब देखिए, तो हमें सीखना है एंकर टैग। कल मैंने बताया था कि आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हो या कोई इमेज लगा हो या कहीं पे मल्टी लाइन के पैराग्राफ्स लिखे हों, जब आप उस कोड को रन कराते हैं तो आपको उसी टाइप का रिजल्ट मिलता है जैसा आपने लिखा होता है। अगर आपने मल्टी लाइन का पैराग्राफ लिखा है तो मल्टी लाइन का पैराग्राफ आपको दिखेगा। आपने यदि कोई इमेज सेट कर रखी है तो इमेज दिखेगा। आपने यदि कोई टेक्स्ट लिख रखा है तो वो टेक्स्ट दिखेगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्स्ट आपका क्लिक नहीं हो सकता, उसको आप क्लिक नहीं कर सकते। उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बट आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे देखिए, आप ये क्लिक बना हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। ये मैप क्लिक बना हुआ है, इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो हम मैप पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे यूट्यूब क्लिक बना हुआ है, यूट्यूब क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही हमें अपने वेब पेज में क्लिक इवेंट बनाना हो, हमें अपने वेब पेज पे ही
कोई क्लिक एक्शन देना हो कि हम इस पार्ट पे, इस सेक्शन पे, इस टॉपिक पे क्लिक करें तो इस टाइप का, इस तरीके का कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, तो उसके लिए हम लोग HTML में यूज करते हैं ए टैग का, जिसको बोला जाता है एंकर टैग। ठीक है, इस ए टैग का एक फुल नेम होता है एंकर, और उसके साथ हम लोग यूज करते हैं HREF मीन्स हाइपर लिंक रेफरेंस। अब यहाँ पे जब बात आती है एक्शन की, तो एक्शन के लिए कोई ना कोई हमारे पास उस एक्शन का पाथ होना चाहिए, उस एक्शन का URL होना चाहिए, उस एक्शन का कोई ना कोई नेम होना चाहिए, तभी तो हम एक्शन पे मूव कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे HREF यूज किया जाता है, और उस HREF के अंदर हम लोग उस एक्शन का नेम पास कर देते हैं। जैसे मैंने सोचा कि हम ये क्लिक इवेंट बना रहे हैं, और इस क्लिक इवेंट पे हम YouTube को ओपन करना चाहते हैं। हम अपने वेबसाइट में ऑप्शन दें कि यूजर डायरेक्ट नहीं जा करके वो हमारे वेबसाइट से YouTube को ओपन कर पाए। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे मैंने YouTube का लिंक पास कर दिया, लिंक पे मैंने पास किया और यहाँ पे मैसेज दे दिया क्लिक हियर एंड गेट YouTube वेबसाइट। ठीक है, YouTube वेबसाइट हम यहाँ पे आप क्लिक करके गेट कर सकते हैं। अब मैंने अपने पेज को रन करा है, ये पेज आपका रन हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे आपने HREF पास किया तो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि इसके नीचे अंडरलाइन आने लगा, और ये थोड़ा सा कलर इसका ब्लू हो गया। बाय डिफॉल्ट ब्लैक था और अंडरलाइन नहीं आ रहा था, अब ये क्लिक भी हो सकता है। यहाँ मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे जो आपने उसके अंदर पाथ पास किया था वो पाथ आपका ओपन हो गया, मीन्स आपका YouTube ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आ रही है कि जिस पेज पे आप अपने क्लिक कर रहे हैं उसी पेज पे आपका वो पाथ ओपन हो जा रहा है, मीन्स वो पाथ आपके उस पेज को रिप्लेस कर दे रहा है, आपके कोडिंग को रिप्लेस कर दे रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो पाया कि जब हम इस लिंक पे क्लिक करें तो वो पाथ, वो पेज एक सेकेंड टैब पे ओपन हो, एक सेकेंड टैब पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैंने आपको कल एक एट्रीब्यूट बताया था टारगेट, और टारगेट की मैंने वैल्यू आपको बताया था _blank। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? टारगेट एट्रीब्यूट, और उस टारगेट एट्रीब्यूट का मैंने वैल्यू आपको बताया था ब्लैंक। मैंने इसको सेव किया, अगेन मैंने अपने पेज को रन कराया, फिर से अब रिफ्रेश करेंगे तो आपका कोड, आपका वेब पेज इसी तरीके से बना रहेगा, बट इसके अंदर जो पास किया गया पाथ है वो अब वो सेकेंड टैब पे ओपन होगा। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड टैब पे ओपन हो रहा है, आपकी कोडिंग यहाँ पे चल रही है। इसके लिए हम लोग यूज किए थे टारगेट, और टारगेट की वैल्यू हम लोगों ने यूज किया था ब्लैंक। फिर हम लोगों ने एक और एट्रीब्यूट यूज किया था टाइटल। इस टाइटल एट्रीब्यूट का वर्क था कि जो आपका क्लिक इवेंट बन रहा है, जो आपका एक्शन बन रहा है, उसका टाइटल देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज पास कर दिया था, आप क्या देख पाए थे कि वहाँ पे आपका टाइटल डिस्प्ले हो जा रहा था, बट वो टाइटल दिख कब रहा था? जब आप उसके ऊपर माउस को ले जा रहे थे तब। ठीक है, तो ये था आपका एंकर टैग, ये था आपका ए टैग, जिसका यूज करके आप किसी भी इवेंट को क्लिकेबल बना पा रहे थे, और जिसके क्लिक पे आप किसी भी पेज पे जंप कर पा रहे थे। अभी किसी का कोई डाउट? सर गूगल मैप फिर से बता दूं? हाँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यस सर। हाँ, एक बार और देख लीजिए आप लोग गूगल मैप। और गूगल मैप के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अपना वेब पेज एक बनाना है, जैसे आप अभी तक HTML में बनाते हैं, हेड ओपन, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। फिर आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि गूगल मैप आपका तभी दिखेगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होगा। फिर आपको जाना है इंटरनेट पे। अगर इंटरनेट कनेक्ट हो गया तो आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, जो भी आपके पास हो। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल मैप की वेबसाइट, क्योंकि गूगल मैप की वेबसाइट बनी हुई है। वहाँ पे आप जाएंगे तो गूगल मैप की साइट आपको मिल जाएगी, maps.google.com, ये साइट है गूगल मैप की। इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको मैप की साइट ओपन हो जाएगी। जब मैप की साइट ओपन होगी तो आप देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड में आपको एक सर्च का ऑप्शन दे रहा है। जैसे हम लोग सर्च करके देखते हैं ना कि यहाँ से जाने, जैसे लखनऊ से अयोध्या की कितनी डिस्टेंस है, तो हम लोग पास करते हैं, सर्च करते हैं, या ये इस एरिया कहाँ पे, किस रास्ते से होकर के जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग मैप का आइडिया लेते हैं, मैप का सहारा लेते हैं। वैसे ही जो मैप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट पे चल रहा है, इसी मैप को हमें अपने कोडिंग्स के थ्रू
अपने वेब पेज पे लगानी हो, अपने वेबसाइट पे लगानी हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस एड्रेस को सर्च करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद, ये देखिए आपका आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है ना शेयर का ऑप्शन। अब मैंने शेयर पे क्लिक किया, शेयर पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है एम्बेड मैप। ये सेंड लिंक का ये जो कोड होता है, इसको आप किसी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप यदि लिंक को कॉपी कर लेते हैं तो ये लिंक थोड़ा सा छोटा होता है, शॉर्ट होता है। इसका काम होता है किसी सोशल मीडिया पे शेयर करने का, तो लोगों को आसानी से क्लिक करके वो मैप मिल सकता है। बट आप अपने वेब पेज में लगाना चाहते हैं, आप अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एम्बेड अ मैप पे। कहाँ पे जाना पड़ेगा? एम्बेड अ मैप पे। आप एम्बेड अ मैप पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा कोड को कॉपी करने का। आप यहाँ से कॉपी HTML कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है कॉपी HTML। आप इस कोड को कॉपी करके जहाँ भी आपको अपने वेबसाइट में लगाना हो, जिस पेज पे, कॉन्टैक्ट पेज पे लगाना हो तो कॉन्टैक्ट पेज में, होम पेज पे लगाना हो तो होम पेज में, फुटर में लगाना हो तो फुटर में, वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने अपने यहाँ पे इस पेज में पेस्ट कर दिया, इसको मैंने सेव किया, और जब मैं अपने ब्राउज़र को रन करूँगा, अपने वेब पेज को रन करूँगा, तो मैं क्या पाऊँगा कि वहाँ पे वो मैप हमारा जो है कि रन हो जाएगा, जैसे ये आपका दिख रहा है। तो ये काम करना पड़ता है मैप को लगाने का। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है? सर हाँ प्लीज। सर वो इमेज वाला प्रोग्राम एक बार नोटपैड पे बता दीजिए। इमेज का फिर से ना, इमेज कैसे लगेगा? हाँ लेकिन नोटपैड प्लस प्लस पे नहीं। ठीक है, मैं नोटपैड पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक देखिए ठीक प्लीज। है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने सिस्टम से नोटपैड को ओपन करता हूँ, ठीक है। ये जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में होता है नोटपैड, ये मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। ये सभी को दिख पा रहा होगा। यस सर। यहाँ पे मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया बेसिक। अब यहाँ पे सबसे पहले वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लिखेंगे, HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज, हेडर टैग ओपन, ठीक है, हेडर टैग क्लोज, देन बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज, ये क्लोज हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के लिए यहाँ पे मैंने इसका, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में आ रहा है, लेकिन हम अपने फोल्डर में इसको सेव करेंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया प्रोग्राम 11.html, ये कोड हमारा सेव हो गया। यहाँ पे आप ऊपर देख भी पाएंगे कि प्रोग्राम 11 नाम से इसका पेज सेव हुआ है। अब यहाँ पे हमें इमेज को सेट करना है। तो इमेज को सेट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, IMG लिखेंगे, साथ ही में हम लिखेंगे SRC। SRC मीन्स सोर्स, यही तो मैंने आपको बताया था। कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, IMG टैग, और IMG टैग के साथ आप पास करेंगे SRC एट्रीब्यूट, और इस SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग पास करेंगे इमेज के नेम को, ठीक है। अब इमेज के नेम को पास करने के लिए मेरे पास मेरे फोल्डर में एक इमेज है जिसका नेम है 666.jpg। वो मेरे कोडिंग वाले फोल्डर में, जहाँ पे मैंने प्रोग्राम 11 को सेव किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नोटपैड में पहले उस इमेज का नेम पास करेंगे, मैंने पास कर दिया। फिर उस इमेज का एक्सटेंशन पास करेंगे। एक मिनट में इसका थोड़ा साइज जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पास कर दिया IMG, मैंने पास किया SRC, और SRC में मैंने पहले उस इमेज का नेम पास किया, और साथ ही साथ मैंने पास किया उसका एक्सटेंशन .jpg, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरा सेव है। अब मैं इस पेज को रन कराऊंगा, फिर से मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं गया यहाँ पे प्रोग्राम 11 पे, और इसको मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो इमेज आपकी विजिबल हो गई। एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया था इमेज को लगाने के लिए। तो नोटपैड पे भी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है,
सिंपल सा आपको करना है ये कि आप जैसे अभी तक नोटपैड प्लस प्लस में अपना HTML का सिंटेक्स लिखते आए थे, वही आपको सिंटेक्स लिखना है HTML ओपन। बस इसमें क्या होता है कि आपको नोटपैड में हिंट नहीं मिलता है, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान देते हुए चलना है कि क्लोजिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। जो हम एट्रीब्यूट लिख रहे हैं वो ऐसा तो नहीं SCR हो जा रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। हम लोग लिखना चाहते हैं SRC, बट वो SCR हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो हमारा इमेज आता नहीं है। हम तो मिला भी लेते हैं कि सारी चीज़ सही लिखा है। फिर यहाँ पे डबल कोटेशन हम चेक करना पड़ता है। यहाँ पे जो आप नेम और एक्सटेंशन पास करते हैं उसको भी आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक तरीका और पढ़ा था कि हम इमेज को डायरेक्ट अपने फोल्डर से नहीं लगाना चाहते हैं, हम किसी अनदर फोल्डर से, अनदर ड्राइव से लगाना चाहते हैं इमेज को। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में भी मैंने आपको बताया था कि आप यूज करेंगे img टैग, देन आप यूज करेंगे src एट्रीब्यूट, और इस src एट्रीब्यूट के अंदर हमें एक सेकंड एरिया से अनदर फोल्डर या ड्राइव से इमेज को लेकर के आना है। तो हमने क्या बताया था आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उस इमेज के पास पहुंचना है जिसको आप लगाना चाहते हो या जिसको आप अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हो। तो मैं गया था अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर, आपके पास आपके किसी दूसरे C/D/E ड्राइव में इमेज होगी, आप वहां पे जाएंगे और आपको उस इमेज के पास जाना है जिस इमेज को आप अपने वेब पेज पे लगाना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस इमेज के पास आया। सबसे पहले आपको इस इमेज पे राइट क्लिक करना है टैप करके। जब आप राइट क्लिक करेंगे, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज नेम का, ये ऑप्शन मिलेगा। 1 मिनट। आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज नेम का, मैंने इस पर क्लिक किया। इमेज एक्चुअल काम नहीं कर रहा है, मैं दूसरे इमेज को टैप करता हूँ। इस इमेज को मैंने टैप किया तो ये राइट क्लिक किया मैंने, तो आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज नेम का। इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लोकेशन, ये देख पा रहे होंगे आप, मिलेगा आपको लोकेशन। इस पूरे लोकेशन को आपको कॉपी कर लेना है। लोकेशन को कॉपी करके आपको अपने नोटपैड पे आ जाना है। इस नोटपैड पे उस पूरे लोकेशन को आपको पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। क्या करेगा मैंने, मैं उस इमेज के पास गया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज मेन्यू पे गया और लोकेशन को मैंने पूरा कॉपी कर लिया। लोकेशन को कॉपी करने के बाद आपको यूज करना है स्लैश। क्या यूज करना है, स्लैश यूज करना है। फिर आपको उस इमेज का नेम पास करना है, ठीक है, जो भी उस इमेज का नेम होगा। तो मैंने उस स्लैश के बाद उस इमेज का नेम पास कर दिया है। इमेज का नेम पास करने के बाद उसका एक्सटेंशन भी आपको पास करना है। तो उसका एक्सटेंशन आपको मिल रहा, या मेरे इमेज का एक्सटेंशन है .jpg। सबसे पहला काम ये था आपका लोकेशन को पेस्ट करना। जितना मैंने कॉपी किया देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ तक लोकेशन पेस्ट किया है। फिर मैंने सेकंड काम किया है स्लैश। फिर थर्ड जो मैंने काम किया है इमेज का नेम। थर्ड काम आपका ये इमेज का नेम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर जो आपका फोर्थ वर्क है वो है उस इमेज का एक्सटेंशन .jpg की .jpeg की .png क्या है। अब मैंने इस कोड को सेव किया और फिर से मैंने अपने ब्राउज़र को रन किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सेकंड इमेज भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तरीका था इमेज को सेट करने का, ठीक है। ये तरीका है आपके इमेज को लगाने का। सर हाँ प्लीज़। जैसे सर हम कोई वेब पेज बनाएंगे और इमेज में लेफ्ट या राइट या सेंटर में फिट करनी हो तब क्या करेंगे? हाँ तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ना डिव टैग। मैंने बताया कि सबसे पहले तो हम वेब पेज को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम किसी भी Yes. डेटा को डायरेक्ट लेफ्ट या राइट या सेंटर में नहीं रख सकते, क्योंकि आपने अभी तक Yes, HTML जितना भी पढ़ा तो आपने क्या देख पाए कि जो आपको रिजल्ट मिल रहा है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में मिल रहा है, बट हमें उसको Yes, sir. बॉटम में करना हो, बॉटम लेफ्ट में करना हो, बॉटम राइट में करना हो, बॉटम मिडिल में करना हो, तो उस केस में हम सबसे पहले उस पेज को डिवाइड करेंगे। डिवाइड Yes, करने sir. के बाद उस डिवाइड किए गए पार्ट में हम उस इमेज को रखेंगे, जिसके लिए हम लोग कल पढ़ने वाले हैं डिव टैग, ठीक है। यस सर। हाँ तो वहां पे आपको क्लियर होगा ये मैटर।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ सर, आइकन कैसे सेट करेंगे? ठीक है, देखिए आइकन एक बार और मैं फिर से बता देता हूँ आपको। तो आइकन सेट करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था लिंक टैग का, लिंक टैग। तो इसी पेज में फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज किया था, सॉरी, लिंक टैग आपका यूज होगा हेडर टैग के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिंक टैग को यूज किया। ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, वो इंस्टेंट वहाँ पे स्लैश लग गया। इस लिंक के साथ हम लोगों ने यूज किया था HREF। HREF मीन्स हाइपर लिंक रेफरेंस। और यहाँ पे हम लोगों ने पास किया था इमेज का नेम या आइकन का नेम। तो मेरे पास जो इमेज है वो ये है, .jpg मैंने पास कर लिया। इमेज का नेम और एक्सटेंशन, या आप ये कह सकते हैं कि जिस भी इमेज को आप लगाना चाहते हो, सबसे पहले आप उस इमेज का नेम पास करेंगे और उसका एक्सटेंशन आप पास करेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया था रेल, और रेल का वैल्यू दिया था हम लोगों ने आइकन। यदि आप एक्सटर्नल CSS लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे देंगे स्टाइल सीट। यदि आप इमेज और आइकन लगा रहे हैं तो रेल की वैल्यू आप देंगे आइकन। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे जब हम रन कराएंगे तो आप देखेंगे अब यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है ना, यहाँ पे इंटरनेट का आ रहा है। बट मैंने यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश किया, प्रोग्राम 10 में है, सॉरी, ये हमें 10 में जाना पड़ेगा, ये पेज पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका आइकन सेट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। आइकन को सेट करने के लिए बस इतना छोटा सा काम करना है। हेडर टैग के अंदर आपको आना है और हेडर टैग के अंदर आपको यूज करना है लिंक टैग, साथ ही आपको यूज करना है HREF, और वहाँ पे आपको इमेज का नेम या आइकन का नेम पास करना है। देन आपको यूज करना है रेल एट्रीब्यूट और वहाँ पे पास करना है आपको आइकन। आपका टैब का आइकन सेट हो जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर हाँ सर जो आज आपने असाइनमेंट दिया है हम लोगों को हाँ इमेज सेट करने के लिए, हाँ। सर अगर हम चाहें कि वो इमेज मूव हो तो फिर कैसे करेंगे? तो उस टेबल, पहले तो आप टेबल के वो बॉक्सेस बनाएंगे। यस सर। टेबल के बॉक्सेस बनाने के बाद उस बॉक्स के अंदर IMG का यूज करके आप इमेज सेट करेंगे यस सर। और उस इमेज को फिर आप मार्क्यू के अंदर पास करेंगे। मीन्स यहाँ पे 3 टैग यूज होंगे आपके, यस सर। तब जाकर के आपका वो मूव करेगा। मीन्स आप टैग के अंदर टैग को यूज कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, ऐसे यूज करना। थैंक यू सर। और किसी का भी कोई क्वेरी हो तो अपना वो पूछ सकता है, या आपको बाद में, मान लीजिए आप जब वर्क कर रहे हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप उस टाइम पे भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल कनेक्ट होंगे और आगे इसमें पढ़ेंगे। तो सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओए, हेलो अभिलेख।